तो हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। NaCl में कौन से, ये जो NaCl सॉलिड है ये इसमें किससे मिलकर के बना है, Na प्लस एंड Cl माइनस। ये Na प्लस और Cl माइनस आयंस इस तरह से अरेंज होते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, क्यूबिक हो जाती है। दैट मीन्स प्रत्येक Na प्लस आयन 6Cl माइनस आयन से घिरा होता है और इसी प्रकार प्रत्येक Cl माइनस आयन 6 Na प्लस आयन से सराउंडिंग होता है। और इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये कैसे हो जाते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर के हो जाते हैं। चाहे तुम NaCl का छोटा पार्टिकल लो, चाहे NaCl का बड़ा पार्टिकल लो, सब कैसे होते हैं, क्यूबिक नेचर के। किसकी वजह से, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ Na plus and Cl minus ion in such a way that each Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ions, and in similar way each Cl minus ion is surrounded by 6 Na plus ion to gain maximum force of attraction between cation and anion। तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से each NaCl particle या each NaCl crystals has the cubic structure। और तुम जानते हो कि NaCl का तुमको मैंने एक छोटा सा क्रिस्टल बताया, कभी कभार बड़ा क्रिस्टल भी होता है। तो बड़ा क्रिस्टल किससे मिलकर के बनता है, छोटे छोटे क्रिस्टलों से। तो मैं ये कह सकता हूं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड is made of a large number of small crystals, but each crystal has same arrangement of constituent particles। For example, ionic compounds, metals, alloys, quartz, etc. ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरह से कैरेक्टराइज किए जाते हैं, अगर किसी सॉलिड्स में उसके पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो जिससे कि उसकी डेफिनेट जियोमेट्री उभर के आए। जैसे शुगर में का कैसी जियोमेट्री होती है, उसकी क्यूबिक जियोमेट्री होती है शुगर की, चाहे उसका छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा पार्टिकल हो, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उसके क्रिस्टल की कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, कैसी जियोमेट्री हो जाती है, क्यूबिक हो जाती है। तो ऐसे सॉलिड्स जिनकी निश्चित जियोमेट्री होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। क्यों होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। अब दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड से अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब है
कंपोजिट का मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था कि प्लेग्राउंड में स्टूडेंट एक पर्टिकुलर मैनर में खड़े किए जाते हैं, पर्टिकुलर वे में खड़े किए जाते हैं, और उनसे कह दिया जाए कि तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, तो उनकी ना तो कोई प्लेग्राउंड की कोई निश्चित जियोमेट्री आएगी, ना वो देखने में अच्छी लगेगी, और एक प्रेयर भी अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही इनमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, रैंडमली क्लोज पैक्ड होते हैं। इन दीज सॉलिड्स constituent particles are randomly close packed. Therefore, these solids have no definite geometry. That means in amorphous solids constituent particles are arranged in a particular manner over short range. इसका मतलब है कि कुछ पार्टिकल एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो जाते हैं, फिर वो मैनर दूसरे पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं, फिर कोई नया मैनर आ जाता है, फिर वो थोड़ी देर फिर वो भी शॉर्ट रेंज में टूट जाता है। जैसे प्लेग्राउंड में बच्चों से कहा अपनी क्लास वाइज खड़े हो जाइए, तो पहले है ना, तो वो क्लास वाइज खड़े हुए, लेकिन लेंथ के बाद उन्होंने देखा कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी देखा एक के बाद छोटा आ गया, बड़े के छोटे के बाद में बड़ा आ गया, फिर दो बड़े खड़े हुए, फिर छोटा आ गया। ये सब मैनर ऐसे करके बिगड़ जाता है, तो वो शॉर्ट रेंज में ही होता है, जिससे कि उनकी एक डेफिनेट जियोमेट्री नहीं बन पाती है ना। एंटायर रेंज में वो पार्टिकल एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल्स प्लास्टिक, रबर, ग्लास, सिलिका, ऑप्टिकल फाइबर, अदर पॉलीमर्स का मतलब है जैसे पॉलीथीन है, नाइलॉन है ना, ये सब कौन है, एमोर्फस सॉलिड्स। तो अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट होने से और पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होने से क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज किस प्रकार अफेक्टेड होती हैं, ये हम देखते हैं। तो पहला हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पर्टिकुलर में these solids have the particular arrangement of the constituent particles over the large range,
so they have definite geometry. These है ना, तो these qualities or these characteristics of these solids affect the properties of these solids in following way. Like first, constituent particles close packed in definite order. सेकंड क्या होता है, डेफिनिट जियोमेट्री, जिससे कि उनकी डेफिनिट जियोमेट्री, तो एक पर्टिकुलर मैनर और डेफिनिट जियोमेट्री होने की वजह से क्या होता है, क्या असर पड़ता है, कैसे ये अफेक्टेड होते हैं, शार्प MP एंड BP, अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। दैट मीन्स जैसे आइस है तो कितने पे मेल्ट हो जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर कितने पे बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे आइस की 1 ग्राम की है ना हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है, 80 कैलोरी। तो ऐसी इनकी निश्चित डेफिनिट है ना हीट ऑफ फ्यूजन होती है, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। फिफ्थ, इनकी डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। फिफ्थ पॉइंट है दे बिकम amorphous on fast cooling of their melt। किसी सॉलिड के मेल्ट को तेजी से ठंडा कर दिया जाए तो वो किस में बदल जाता है, एमॉर्फस में बदल जाता है। 6 प्रॉपर्टी है एनआइसोटॉप, आइसोटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक किसी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी कौन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज होती। ये सब क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। जैसे मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, छोटी और बड़ी पार्टिकल अल्टरनेट मैनर में है। फिर छोटे के सामने बड़ा, बड़े के सामने छोटा, इस तरह से अरेंज होते हैं ये, लेकिन मैनर सर्टेन है। तो फॉलोइंग दिस
certain order, we observe that in different directions particles are arranged differently. In this arrangement you see that alternate manner, that means same particles are not repeated. इस अरेंजमेंट में चाहे मैं इनको वर्टिकली देखूं सामने, चाहे हॉरिजेंटली देखूं, चाहे डायगोनली देखूं, इसमें देखिए लार्ज पार्टिकल के सामने कौन है? स्मॉल पार्टिकल्स। और यहां पे ऐसे करके देखिए डायगोनली, तो स्मॉल पार्टिकल के सामने कौन है? लार्ज पार्टिकल। हर डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ये क्या है? आइसोट्रॉपिक इज द प्रॉपर्टी in which crystalline solids have different values of a physical property like refractive index, comma, specific resistance, etc. in different directions. Due to different arrangement of constituent particles. तो ये कैसे होते हैं? एनाइसोटोप। और इनकी एक और विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर इनको किसी भी शार्प टूल से काटा जाए तो जो जनरेटेड सरफेस हैं आफ्टर स्प्लिटिंग कैसे होते हैं? ब्राइट एंड स्मूथ होते हैं। दैट मीन्स ऑन कटिंग विद शार्प टूल they split into smooth and bright surfaces। कैसे हो जाते हैं? स्मूथ और ब्राइट सरफेस निकल करके आती है। कभी तुमने देखा होगा, चाहे कोई भी मेटल हो उसको काटते हैं तो कैसी सरफेस निकलती है? स्मूथ और ब्राइट, चमकीली निकलती है। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। इसके जस्ट अपोजिट किसके होते हैं? एमॉर्फस के। कौन कौन से हैं? है ना? लास्ट में इसमें मैं लिखा देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस क्या कहती है, लास्ट पॉइंट पर जाकर के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाकर के क्या कहती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
आर ट्रू सॉलिड्स, अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही वास्तविक रूप से सॉलिड माना जाता है। और जितनी भी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट होती हैं। एमॉर्फस सॉलिड उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहीं कहाँ डेविएट करना शुरू कर देते हैं, अर्थात डेविएशन शो करते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे करके भी बताऊंगा। तो अब हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स पहला तो वही है, वहां पर पार्टिकल्स कैसे थे, ऑर्डर में क्लोजली पैक्ड थे। यहाँ पर पार्टिकल्स कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली क्लोज पैक्ड, जिसको जहां जगह दिखी वहीं बैठ गए। सेकंड, नो डेफिनिट जियोमेट्री, थर्ड, नो डेफिनिट MP and PP. That means on heating, पहले क्या होंगे, हीट करने पर ये मॉल्ड होंगे, मुलायम होंगे, पिघलना शुरू करेंगे। ये ऑन हीटिंग दे आर molded into different shape। जैसे ग्लास है ना, तो अपनी लैबोरेटरी में ग्लास ट्यूब को तुमको बेंड करना सिखाया होगा हीट करके। रबड़ है, प्लास्टिक है, उसको गर्म करके फिर उसको डिफरेंट शेप में ढाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एमॉर्फस है। अगर वो क्रिस्टलाइन होते तो अपने एमपी और बीपी पर तुरंत मेल्ट हो जाते, तुरंत वेपराइज हो जाते। ये क्या होते हैं, पहले मुलायम होना शुरू होते हैं, सॉफ्ट होना है ना, मॉल्ड होना, पहले पिघलना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे, एकदम मेल्ट नहीं होते हैं, जिससे कि उनको डिफरेंट शेप में ढाला जा सकता है। फोर्थ, दे बिकम crystalline on heating। They become crystalline on heating। हीट करने पर ये कैसे हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। तुमने देखा होगा या तुम कभी पुरानी बिल्डिंग्स जैसे लाल किला वगैरह है, तुम घूमने गए हो, उसमें जो खिड़कियों में ग्लास लगे हुए हैं वो कैसे हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। ड्यू टू द लॉन्ग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर दे स्टार्ट टू बी क्रिस्टलाइन। क्योंकि वो धीरे धीरे है ना एटमॉस्फेयर के प्रभाव में कैसा हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, जिससे कि वो मिल्की हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं, है ना, धुंधले हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिलिकेट। सिलिकेट ग्लास भी सिलिकेट का बना होता है, जैसे सॉफ्ट ग्लास, जिसे हम सोडा ग्लास कहते हैं, वो उसमें कोई बेस ले लेते हैं, चाहे वो कैल्शियम का है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बेस ले लें, चाहे सोडियम कार्बोनेट के रूप में बेस ले लें, कोई बेस ले लेते हैं और उसमें फिर क्या डाल देते हैं, सिलिकेट डाल देते हैं। यही सिलिकेट है। अगर इस सिलिकेट को तुम हीट करिए, अगर इसको हम हीट करें
तो ये जो सिलिकेट के पार्टिकल्स हैं, सिलिकेट आयंस हैं, वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स वो कैसे हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, इसमें चेंज हो जाते हैं, क्वार्ट्ज में चेंज हो जाते हैं। क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन है। और अगर यही सिलिकेट को मेल्ट करके, है ना, मेल्ट करके इसको कूलिंग की जाए, इसको कूल किया जाए, फास्ट कूलिंग, ये कैसा हो जाता है, एमॉर्फस हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं, है ना, ग्लास कहते हैं। और ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। तो तुमने यहाँ देखा कि ग्लास और क्वार्ट्ज, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक एमॉर्फस सॉलिड है, दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। एक सिलिकेट को लॉन्ग हीटिंग के बाद में बनता है और एक सिलिकेट के मेल्ट को फास्ट कूलिंग के बाद में बनता है। अगर फास्ट कूलिंग की तो वो एमॉर्फस हो जाता है और लॉन्ग हीटिंग की तो वो क्रिस्टलाइन। तो ऐसे ही जो एंशिएंट बिल्डिंग्स होती हैं उनमें उनके डोर्स में, विंडोज में जो ग्लास पार्ट्स होते हैं, दे बिकम मिल्की ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन अंडर द लॉन्ग इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। फिफ्थ पॉइंट आइए इसका, फिफ्थ पॉइंट है दे आर सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब है, इसको हिंदी में छदम कहते हैं, अर्थात इसे सामान्य भाषा में कहें कि आंखें भी धोखा खा जाती हैं। देखने में तो वो बाहर से सॉलिड होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से रियली वो सॉलिड नहीं होते हैं। जैसे ग्लास, ग्लास देखने में सॉलिड लगता है, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता है। क्यों? बिकॉज दे हैव, बिकॉज दे फ्लो very slowly, like liquid। जैसे लिक्विड धीरे धीरे फ्लो करता है, ऐसे ये भी फ्लो कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल वही देता हूं मैं तुम्हें, एंशिएंट बिल्डिंग में या जो खिड़कियों में और दरवाजे, खिड़कियों में और डोर्स में जो ग्लास पार्ट्स लगे होते हैं, वो लंबे समय के बाद में बॉटम की ओर कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। क्यों थिक हो जाते हैं? क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी वो ऊपर से नीचे की ओर धीरे 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 करके फ्लो करते हैं, बहते हैं, जिसकी वजह से वो बॉटम पर आकर के कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। 6, दे हैव नो डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि सर्टेन एमपी और बीपी पे नहीं शो करते हैं, सर्टेन इनका मेल्टिंग पॉइंट कोई निश्चित नहीं होता, इसलिए इनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी कोई निश्चित नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे थे, एनाइसोट्रॉपिक। और एमॉर्फस कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक। बिल्कुल उसका एनाइसोट्रॉपिक का जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग हुआ करती थी, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू, है ना, इज रिमेन्स सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर इन पर्टिकुलर मैनर और यहाँ पर नो पर्टिकुलर। तो यहाँ पर, है ना, एमॉर्फस
सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक होते हैं, दैट मीन्स दे हैव same value of a physical properties in different direction because constituent particles have same order of arrangement. उनका लगभग सेम अरेंजमेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन से। लास्ट प्रॉपर्टी, ऑन कटिंग with sharp tool they split in two rough surfaces. वहां पर कैसी निकल गई थी, स्मूथ और ब्राइट सरफेस की। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्रिस्टलाइन की और एमोर्फस। तो हमने क्या देखा कि ट्रू सॉलिड्स कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और एमोर्फस कैसे होते हैं, सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं, है ना। सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं क्यों? क्योंकि इनमें कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, और पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से इनके डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। अब आते हैं इनके डिफरेंसेस क्या हैं, इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो चाहे तो इन्हीं प्रॉपर्टी तुम्हारी समझ में आ गई होंगी, तो इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर आराम से तुम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये एमोर्फस सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। कैसे क्लोज पैक होते हैं, पर्टिकुलर मैनर, और यहां पर कैसा होता है, रैंडम मैनर। दूसरा देखिए, जियोमेट्री कैसी होती है, डेफिनिट, और यह कैसी होती है, अनसर्टेन। तीसरा, एनपी एंड बीपी कैसे होते हैं, डेफिनिट, और ये कैसे होते हैं,
अनसर्टेन, निश्चित नहीं। फोर्थ, हीट ऑफ फ्यूजन कैसी होती है, डेफिनिट, और ये कैसी होती है, अनसर्टेन। फिफ्थ, नेचर कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक, और ये आइसो। 6, कटिंग विद शार्प टूल, कैसे होते हैं, टू स्मूथ एंड ब्राइट सरफेसेस, और ये टू रफ सरफेसेस। ये उन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इनको इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो है इनके डिफरेंसेस थे कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब तुमने देखा कि सॉलिड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं कि जैसे some other solids, जैसे मैं पहला सॉलिड लेता हूं पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तुमको बताया था जहां पॉली शब्द लग जाए दैट मीन्स पॉलीमर्स कैसे थे, एमॉर्फस थे, लेकिन उस पॉली के सामने क्या लगाया है, क्रिस्टलाइन, अर्थात ऐसे सॉलिड एमॉर्फस भी होते हैं और क्रिस्टलाइन भी होते हैं। देखने में वो एमॉर्फस होते हैं, लेकिन उनके पार्टिकल की जो नेचर होती है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उनका जो स्मॉल क्रिस्टल होता है, माइक्रो क्रिस्टल होता है, वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं some solids appear amorphous, कैसे दिखाई पड़ते हैं वो, amorphous, but have micro क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अर्थात उनके जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो प्रत्येक सॉलिड, प्रत्येक क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे मिलकर के बना है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर। अगर वो स्मॉल क्रिस्टल्स रैंडमली क्लोजली पैक्ड हो जाए तो वो सॉलिड जो है कैसा हो जाएगा, पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉली का यहाँ पे मतलब है कि उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो अरेंज नहीं है, रैंडमली अरेंज है। तो कहने का मतलब है कि इन दीज सॉलिड्स large number of crystals, small crystals are randomly arranged. Therefore, ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं
ये एमॉर्फस भी हैं और माइक्रो लेवल पर क्रिस्टलाइन भी है। एमॉर्फस होने की वजह से ये कैसे हैं, आइसोट्रॉपिक हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर ये कैसे हैं, एन आइसोट्रॉपिक। देयरफॉर पॉली crystalline solids are isotropic but their microcrystals are anisotropic. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जितने भी मेटल्स हैं वो सब जब वो रिफाइंड किए जाते हैं, जब उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, लार्ज प्रोडक्शन की होने की वजह से फास्ट प्रोसेस होती है, जिससे कि वो कैसे हो जाते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन्स हो जाते हैं। उनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स रैंडमली क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, जबकि वो कैसे होने चाहिए, क्रिस्टलाइन नेचर के होने चाहिए, लेकिन फास्ट प्रोसेस की वजह से उनमें डेविएशन हो जाता है, और डेविएशन होने की वजह से उनके स्मॉल क्रिस्टल्स कैसे हो जाते हैं, रैंडमली क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, और वो कैसे हो जाते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन हो जाते हैं। तो मोस्ट मेटल्स are polycrystalline सॉलिड्स। एक तो ये सॉलिड होते हैं, दूसरे होते हैं बी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, आइसो माने सेम, मॉर्फिज्म माने प्रॉपर्टी, अरेंजमेंट। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि टू और मोर सॉलिड्स having same chemical composition, और जब सेम केमिकल कंपोजिशन होगी तो उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होगी एंड सेम जियोमेट्री। are called isomorphous, और ये this property and this property is called isomorphism। तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे तुमने एलोट्रॉपी पढ़ी है, एलोट्रॉपी किस पर अप्लाई होती है, एलिमेंट्स में। एलोट्रॉपी किसे कहते हैं कि कोई एलिमेंट नेचर में कितने डिफरेंट रूप में पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, उसकी एलोट्रॉपी कहलाती है। और उसके डिफरेंट ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द नेचर, किसी एलिमेंट का नेचर में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होना,
क्या कहलाती है, उसकी एलोट्रोपी। अगर एलिमेंट नहीं है, अगर वो कंपाउंड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तब वो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड इन 2 or more different crystalline forms is called polymorphism. For example, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, कहीं ये कैल्साइड के रूप में मिलता है, तो कहीं ये ग्रेनाइट के रूप में। ये क्या है, इसकी पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पूरा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंग्विश और अदर टाइप्स के भी थोड़ा इनसे हटकर के भी कुछ सॉलिड्स होते हैं, वो सब डिस्कस हुआ। लास्ट में हम देखते हैं ये जो हमारे एमोर्फस सॉलिड्स हैं, जिनको हम सूडो सॉलिड्स कहते हैं, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। आज का लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ एमोर्फस सॉलिड। पहला लेता हूं ग्लास, सबसे ज्यादा यूज होता है। ग्लास इज वाइडली यूज्ड एमोर्फस सॉलिड। दूसरा रबर एंड प्लास्टिक। रबर एंड प्लास्टिक्स are widely used amorphous। तीसरा जो सबसे रिसेंट है वो कौन है, ऑप्टिकल फाइबर। जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट amorphous solid for IT sector। Fourth, silica being amorphous is used in photovoltaic cell। फोटोवोल्टेइक सेल का मतलब है जो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज जो है ये सेकंड लेक्चर यही खत्म होता है। कल हम तुम्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ाएंगे, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए।
वैसे तो सब समझ में आ जाएगा, फिर भी थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला लेक्चर कल इसी समय पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम तुम्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स बताएंगे, क्लासिफिकेशन।